दोस्तों नॉलेजेबल वीडियो है, एक फ्रेशर के लिए भी है। मैं बोलूँगा थ्योरेटिकल पार्ट रहेगा, आज कोई साइट विजिट नहीं है। लेकिन आज की वीडियो में जो आप सीखने वाले हो, देखो जब भी घर की कंस्ट्रक्शन होती है तो कुछ उसमें रूल्स होते हैं। जब ठेकेदार बिल बनाता है, जब हम कहाँ लोकेलिटी में कोई घर खरीदते हो, प्लॉट फ्लैट खरीदते हो, तो कुछ एक्ट्स होते हैं, बिल्डिंग बाय लॉज होते हैं। तो वो लॉ क्या होते हैं उनके बारे में बताने वाला हूँ। और साथ में बताऊंगा जो फ्रेशर है उसको जॉब कैसे मिलेगी, मतलब अगर हम बात करें क्या स्किल उसके पास होने चाहिए। और मैं बेसिक स्किल की बात कर रहा हूँ जो आपको कहीं ढूंढने नहीं पड़ेंगे, आपको यूट्यूब पे भी मिल जाएंगे, गूगल पे भी मिल जाएंगे, या अपने इर्द गिर्द एरिया में। इवन अगर आप फ्रेशर हो, साइट पे हो, मतलब जहाँ कॉलेज में हो, तो आप वो अभी से अगर तैयार करते हो तो आपको कंपनी ज़रूर हायर करेगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो कंप्लीट वीडियो देखो, काफ़ी नॉलेजेबल वीडियो रहने वाली है। पहले हम बिल्डिंग बाय लॉज बात करेंगे, फिर फ्रेशर्स के लिए स्किल्स में बताऊंगा, और साथ में कुछ बात करने वाला हूँ कि हमने क्या सीखा था और आता क्या था, और साइट पे जाके क्या आना चाहिए। वो सब चीज़ें आज इस वीडियो में बात करने वाले। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। बेसिक चीज समझ लो पहले, उसके बाद हम रूल्स जो रहते हैं, जो बेसिक लॉ रहते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले क्या होता है, प्लॉट एरिया क्या होता है हमारा। प्लॉट एरिया से समझने में ही आपको लग रहा होगा, जहां आपकी बाउंड्री होगी ना, जितने प्लॉट आपने लगा लो कहीं से किसी से बॉय किया, जहां जो भी है, मतलब वो लास्ट बाउंड्री जो होती है वो हो गया हमारा प्लॉट एरिया। ये काफी चीजें काम आएंगी, इसलिए मैं बता देता हूं पहले आपको। बिल्टअप एरिया, प्लिंथ एरिया, ये इंटरव्यू में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बिल्टअप एरिया और प्लिंथ एरिया कौन सा हुआ, जितना आपका प्लिंथ होगा, लगा लो ये दीवार है हमारी, ये प्लिंथ एरिया आ गया है पूरा। जो प्लिंथ एरिया वॉल, देखो कारपेट एरिया कौन सा हो गया, दीवारों को छोड़ के जो अंदर का भाग होगा ना, यहां में लगा लो कारपेट, जहां टाइल वगैरह आएगी वही कारपेट हो गया। कारपेट एरिया ये आ गया हमारा अंदर वाला कारपेट एरिया, दीवारों को छोड़कर कारपेट एरिया, प्लस थिकनेस ऑफ वॉल ये आ गया, प्लस बालकनी वगैरह जो भी रहेगी घर की, अगर यहां हमने बालकनी बनाई है तो ये हो गया हमारा बिल्टअप एरिया या प्लिंथ एरिया। मतलब प्लिंथ एरिया पकड़ के चलो, जितना सा आपका प्लिंथ होगा ना, वो जो एरिया होगा वो आपका हो गया बिल्टअप एरिया। क्लियर। नेक्स्ट आ गया सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कौन सा हो गया हमारा, प्लॉट एरिया माइनस बिल्टअप एरिया। मतलब ये प्लॉट एरिया था हमारा बाहर का, और ये बिल्टअप एरिया था। जो बीच खाली जगह हम छोड़ते हैं ना चारों तरफ, वेंटिलेशन के लिए, विंडो के लिए, वो हो गया हमारा सेटबैक एरिया। याद रखने काफी काम आएगी। सेटबैक एरिया ये हो गया, लगा लो ये इधर से लेके ये और ये, ठीक है, ये सेटबैक एरिया। नेक्स्ट कारपेट एरिया। कारपेट एरिया कौन सा हुआ, बिल्टअप एरिया माइनस एरिया ऑफ वॉल। मतलब जैसे मैंने अभी पहले बताया, जो बिल्टअप एरिया हमारा हो गया पूरा, जहां प्लिंथ होगा। लेकिन जो कारपेट एरिया क्या होता है, दीवारें छोड़ देनी है आपने, जो अंदर के कमरे होंगे, भाग होगा ना अंदर का, दीवारों को छोड़ के, वो होगा हमारा कारपेट एरिया, याद रखना। नेक्स्ट हो गया सुपर बिल्टअप एरिया। सुपर बिल्टअप एरिया कौन सा हो गया हमारा, सेटबैक एरिया। सेटबैक एरिया कौन सा था, ये वाला, प्लस बिल्टअप एरिया, मतलब ये पूरा, प्लस 20% ऑफ कॉमन एरिया। मतलब जिसमें आपका क्या हो गया, जो स्विमिंग पूल बाहर होता है, उसका जो हमारी स्टेयर केस होती है, लिफ्ट होती है, बरांडा होता है, तो ये चीजें उनका 20% लगा के, प्लस सेटबैक एरिया प्लस बिल्टअप एरिया, उसको बोलते हैं हम पूरा। मतलब वो हो गया हमारा सुपर बिल्टअप एरिया। क्लियर, ये हो गया। तो आज मैं एक दो लॉ आपको बताता हूं, ये बेसिक चीज थी, ये आपको काम आएगी समझने में। एक लॉ क्या कहता है, कहीं भी आप घर बनाओगे ना, ये कहां आपको काम आएंगे, अगर आप प्लान कोई बनाते हो, जहां आपका म्युनिसिपल एरिया में वो आता है घर। ऐसे तो गांव वगैरह में तो कोई नहीं पूछेगा, लेकिन वहां अगर नक्शा पास करवाने के लिए आपको ये चीजें देख के ही घर बनाना पड़ता है। तो सेटबैक, तो ये आ गया हमारा घर, आ गया बिल्डिंग, ये आ गया सेटबैक रियर, सेटबैक साइड। मैंने जैसे बताया कौन सा एरिया होता है घर के, ये वाला होता है हमारा सेटबैक। तो अगर इसको किस हिसाब से रखते हैं हम, अगर रोड की विड्थ, ये हमारा रोड आगे लगा लो, ठीक है, इसकी विड्थ अप टू 12 मीटर हुई, तो आपको कितना 1.5 मीटर रखना है, सॉरी ये 1.5 मीटर रखना है। अगर हमारी कितनी हुई, 12 मीटर रोड हुआ, अगर हुआ ग्रेटर देन 12 तो हमें कितना रखना है, 2 मीटर। और फिर अगर लेस देन 3 होगा, वहां सेटबैक रखने की जरूरत नहीं है। कभी देखा आपने गली वगैरह होती है तो सीधा घर बना सकते हो आप गेट लगा के, मतलब उसमें जरूरी नहीं है सेटबैक रखने का, लेकिन रखना चाहिए, थोड़ा जगह रहती है आगे पीछे, तो सेटबैक रखना चाहिए। बाकी अगर रोड जो हमारा 3 मीटर का है तो उसमें नहीं भी रखोगे चलेगा। नेक्स्ट चीज क्या है, ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, साइड एंड रियर ओपन स्पेस फॉर। देखो ये बिल्डिंग आ गई, जो इसकी साइड और रियर
साइड वाली और रियर वाली, ये रियर आ गई हमारी, ये स्पेस, ये फ्रंट है इसका, ये और ये और ये किस हिसाब से आपको स्पेस छोड़नी होती है। कभी भी अगर आप यहां घर बना दोगे तब म्युनिसिपल को नहीं पता चलेगा, फ्यूचर में पता चलेगा, वो तोड़ सकती है इसको बिना आपको पूछे। तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपकी 10 मीटर की बिल्डिंग है, 10 मीटर उसकी हाइट है, तो आपको 3 मीटर रखना ही रखना है, 3 मीटर 3 मीटर 3 मीटर। अगर उसकी 15 मीटर हो जाती है फिर आपको रखना है 5 मीटर। अगर 18 मीटर हो जाती है फिर आपको रखना है 6 मीटर। अगर 21 मीटर हो जाती है आपकी बिल्डिंग की हाइट, मतलब ये बिल्डिंग की हाइट आपकी 21 मीटर हो जाती है अगर, फिर आपको 8 मीटर, 24 का 9 मीटर, 27 का 10 मीटर, 30 का 11 मीटर, 35 का 12 मीटर, 40 का 13 मीटर, और अगर 55 से ऊपर हो जाती है तो 16 मीटर। ठीक है, ये चीजें हैं जो बेसिक आपको पता होना चाहिए कि कितना आपका हिसाब से रखना होता है। सबसे पहले क्या है, प्रैक्टिकल थिंग्स शुड नो विंग ए सिविल इंजीनियर। मतलब अगर आपको साइट इंजीनियर बनना है, सिविल इंजीनियर हो, क्या सोच रहे हो जॉब क्यों नहीं मिल रही, तो ये काफी चीजें अगर आपको पता नहीं है तो आपको कोई हायर नहीं करेगा। क्योंकि अगर आपको वो हायर कर रहे हैं, वो अपना इनपुट दे रहे हैं, सैलरी दे रहे हैं, तो उनको भी कुछ आउटपुट चाहिए, उनको कोई सुपरवाइजर नहीं चाहिए। तो सुपरवाइजर क्यों बोलते हैं कि मतलब वो कम मिल रहा है, सैलरी कम मिल रही है, 8,000 मिल रही है, 10,000 मिल रही है, 12 मिल रही है, 15 मिल रही है, क्यों, क्या रीजन है? क्योंकि उनको वो आउटपुट नहीं मिल रहा है एज ए इंजीनियर जो उनको चाहिए। तो एज ए साइट इंजीनियर आपको क्या क्या चीजें आनी चाहिए, जो बेसिक हैं, जो मतलब अगर आपको पता होंगी तो आई एम श्योर मतलब आपको कोई भी कंपनी हायर कर लेगी, जहां किसी कॉन्ट्रैक्टर के पास आप लग जाओगे। मतलब ये नहीं, अभी हो रहा क्या है कि काफी सिविल इंजीनियर हैं जिनके अभी 2012 के बाद डिग्री हुई है, तो उनमें क्या है, मतलब उनको जॉब मिलने में दिक्कत आ रही है। एक तो दिक्कत ये है कि काफी इंजीनियर हो गए हैं और मतलब थोड़े ही, अगर आप डिमांड करोगे कि आपको 15,000 चाहिए तो वो 10,000 या 12,000 में उनको अच्छा से अच्छा इंजीनियर हायर कर लेंगे। तो एक चीज आपको करनी है, अगर अभी आप फ्रेशर हो तो स्टार्टिंग में कोई भी परवाह नहीं करनी है, मतलब सैलरी का इतना ध्यान नहीं दे रहा है, जो भी मिल रहा है, 15 मिल रहा है, 10 मिल रहा है, 18, 20, जो भी ले लो और फील्ड पे चले जाओ, वहां आप सीखोगे। क्योंकि जो भी फील्ड वर्क है वो प्रैक्टिकल है टोटल, और जो आपको आना चाहिए साइड से पहले वो क्या चीजें मैं आपको बता देता हूँ। 6-7 चीजें अगर आपको आती होंगी, आपको इंटरव्यूज में यही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, मैं गारंटी देता हूँ, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला। वो बोलते हैं एक्सपीरियंस नहीं है, क्या नहीं है, मतलब उनको प्रैक्टिकल थोड़ी चीजें तो पता होनी चाहिए ऐसे आपको, क्योंकि आपने ये चीजें डिग्री के दौरान, मेरे को लगता है कुछ ही स्टूडेंट होते हैं 20% जिन्होंने ये चीजें अच्छे से पढ़ी होती हैं। तो अगर आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हो तो ये चीजें पहले पढ़ लो, तो आपका सिलेक्शन पक्का है। तो सबसे पहले जो आईएस कोड रहते हैं हमारे आरसीसी और स्टील के, मैक्सिमम जो 30 से 40% क्वेश्चन आते हैं वो आते हैं आईएस कोड से इंटरव्यूज में। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी कोड हैं वो पढ़ लो। अगर आपको कोड चाहिए तो हमारी साइट पे जाओ, वहां पे लगभग कोई 30 से 40 आईएस कोड हैं, वो आप जाओ पढ़ लो। ठीक है, नेक्स्ट है जो आपको सॉफ्टवेयर, बेसिक सॉफ्टवेयर, मतलब ये नहीं बोलता इनमें मतलब प्रोफेशनल होगा, लेकिन इसमें क्या है, आपको ऑटोकैड है जो बेसिक आपको आनी चाहिए। क्योंकि जो हमारी टोटल ड्राइंग्स आ रही हैं वो ऑटोकैड पे आ रही हैं, और डिजाइन भी ऐसे हैं कि थोड़े टफ हैं, तो उनको आप ऑटोकैड पे अगर इजिली आप नहीं बना पा रहे, उनके फॉर्मूले नहीं निकाल रहे, ऑटोकैड पे बनाओ और इजिली उस पर जो भी वॉल्यूम निकालना है, जो भी चीजें आपको चाहिए वो इजिली आप ऑटोकैड पे निकाल सकते हैं। स्टैट प्रो कर लो थोड़ा बहुत, क्योंकि ये 3D में तो थोड़ा बहुत, मतलब इनका ऑटोकैड तो आपको बेसिक मतलब थोड़ा बहुत ज्यादा ही आना चाहिए, इनका अगर बेसिक भी है काफी है, ये ज्यादा जरूरी नहीं है एज ए साइट इंजीनियर आपको। और जो मैं बोल रहा हूँ, अगर जो फ्रेशर अभी बैठे हैं या हॉलीडे चल रही है उनकी समर की, तो परमबीरा एक सॉफ्टवेयर है P6, इसमें जो है प्लानिंग और बिल्डिंग, मतलब प्लानिंग में ज्यादा है, तो ये कर लो, ये काफी इसकी डिमांड है अभी। ठीक है, जो भी अभी मतलब बैठे हुए हैं अगर सोच रहे हैं कुछ जॉब नहीं मिल रही है या कुछ नहीं है, ये कर लो, आपकी डिमांड काफी, मतलब 30% इसका इफेक्ट पड़ेगा आपको। ठीक है, और जो बेसिक आपको आना चाहिए, एक्सेल आना चाहिए, वर्ड आना चाहिए, इसमें आपके जो बीवीएस, बार बेंडिंग शेड्यूल, डीपीआर हो गई, ये चीजें आपको जरूरी है। और इसमें आगे लेटर वगैरह लिखनी है, जहां कुछ भी पासिंग वगैरह है, कुछ भी करना है तो एक्सेल और वर्ड आपको जरूरी है। नेक्स्ट है हमारा जो प्रैक्टिकल नॉलेज, आपको सर्वे कैंप्स होते हैं उसमें जो भी सिखाया गया है उसका एक बार रिवीजन कर लो इंटरव्यू से पहले। तो आपको सर्वे कैंप डिग्री के दौरान, अगर आप स्टूडेंट हो या भी फ्रेशर भी हो, तो एक काफी कंपनी करवाती हैं सर्वे कैंप, जो आप ऐसे पैसे वेस्ट करोगे कहीं उसको हायर करके,
मतलब डीलर वगैरह होते हैं, मतलब जॉब लगाएंगे हम ये वो पैसे देके, तो इससे बेटर है सर्वे कैंप कर लो, उसमें काफी ज्यादा सीखोगे और साइट पे भी काम आएगा। मैं आगे बताता हूँ सर्वे कैंप में आपको मेन चीजें क्या है। साइट विजिट मतलब पॉसिबल हो कहीं कहीं भी काम चल रहा है या हो पाए कि साइट ट्रेनिंग, तो साइट विजिट करो जितना हो सकता है। एज ए स्टूडेंट, एज ए फ्रेशर, जहां भी इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हो, तो साइट विजिट करो। क्या क्या काम होते हैं साइट पे वो थोड़े आप देखोगे तो आपको पता चलेगा। इंटर्नशिप्स होती हैं, अगर जॉब नहीं लग रही है, अगर एनजीओ वगैरह होती हैं जो इंटर्नशिप करवाती हैं सिविल इंजीनियर्स को, ये याद रखना। गुजरात वगैरह में, यहाँ साउथ में भी काफी हैं जो फिर मतलब पैसा शायद नहीं देंगे, स्टाइफंड दे देंगे 3 से 4 हजार। तो अगर जॉब नहीं मिल रही है तो इंटर्नशिप करो, वहां सीखोगे, स्टाइफंड मिलेगा, अपना खर्चा निकल जाएगा। तो ये चीज भी आपको करनी चाहिए एज ए सिविल इंजीनियर। नेक्स्ट है जो आपको पता होना चाहिए, जो सॉइल टेस्ट हो गए हमारे, सैंड रिप्लेसमेंट टेस्ट या मॉइस्चर टेस्ट या छोटे मोटे कोर कटर वगैरह, तो ये टेस्ट आप लर्न कर लो। इनमें से इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वो पॉसिबल हो तो बार बेंडिंग शेड्यूल सीखो। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, मतलब अगर आप 7 से 8 वीडियो यूट्यूब पे भी काफी है, मेरे चैनल में भी काफी है, ये देखो बार बेंडिंग शेड्यूल आप इजीली कर सकते हो, मैं अभी बोल सकता हूँ। और आपको डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल, मतलब ये हो गया, डंपी लेवल हो गया, ऑटो लेवल हो गया, ये चीज सीख लो, ये काफी काम आने वाली है। डंपी लेवल बहुत यूज होता है कंस्ट्रक्शन साइट पे। तो वीडियोस भी हैं मेरे में भी ये 2-3 वीडियो आप देखो, सीख जाओगे। और आपको जो बेसिक चीजें आनी चाहिए मैथ की, तो मतलब वॉल्यूम निकालना आना चाहिए, सर्कल हो गया, रेक्टेंगल हो गया, सिंपल ये ट्रेपेजोइडल शेप हो गई, इन चीज का वॉल्यूम निकाल लो, एरिया निकाल लो, और कन्वर्जन आनी चाहिए मीटर टू mm या सेंटीमीटर से मीटर में, जो भी है, फीट में मीटर, मीटर से फीट में, ये जो भी कन्वर्जन है, ये चीजें पढ़ लो, ये काफी काम आने वाली है। ये जो चीजें मैंने आपने बताई ना आज, अगर ये चीजें आप पढ़ लोगे, कोई भी इंटरव्यू आपका साइट इंजीनियर के लिए क्रैक हो जाएगा, गारंटी। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो। जो भी आपको दुविधा आती है कि ये नहीं पता चल रहा है, ये जानना है मेरे को कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। थैंक यू।